नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप दोनों आपकी खिदमत में हाजिर। टुडे ऑन द 21st of December 2015 अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। पहले तो क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा इस साल के लिए, सबसे पहले तो आने वाले नए साल की खुशियाँ सबको मुबारक हों। उम्मीद करता हूँ कि जिनको कोई डिसअपॉइंटमेंट्स मिली इस पिछले साल के अंदर, वो डिसअपॉइंटमेंट्स अगले साल उनका पीछा नहीं करेंगी। उम्मीद करता हूँ कि अगला साल आने वाला आपको बेहतरीन सेहत के साथ, बेहतरीन सुकून के साथ और बेहतरीन कामयाबियों के साथ नसीब हो। और यही दुआ अपने लिए भी है और यही दुआ सब लोगों के लिए भी है। नेक्स्ट हम लोग जो अपनी मैनचेस्टर की अपॉइंटमेंट्स करेंगे वो इंशाल्लाह अगले साल यानी नए साल में 7 जनवरी से शुरू करेंगे। मैंने जिस तरह पहले भी अनाउंस किया था कि अगले साल से मेरा जो प्रोग्राम है वो ये है कि एक हफ़्ता मैं इंशाल्लाह मैनचेस्टर में किया करूँगा अपॉइंटमेंट्स और एक हफ़्ता मैं बर्मिंघम में किया करूँगा। सो हर जुमेरात वाले दिन या मैं मैनचेस्टर में हुआ करूँगा या बर्मिंघम में हुआ करूँगा। कब कहाँ पर हूँ आप अगर पता करना चाहते हैं तो ऑफ़ कोर्स आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी और दफ्तर भी फ़ोन करके पता कर सकते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक सोचा था कि जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, वो एक ऐसी चीज़ है जो आजकल काफ़ी लोगों को आ रही है और लोगों को उसके बारे में एक इंटरेस्ट भी रहता है कि क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या करना है। उसको हम कहते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स आपको भेजी जाती है। उसमें आपको नोटिस आता है जिसको RED 0003 नोटिस आता है। उसके अंदर आपको बताया जाता है कि अगर आप कोई अपने केस के बारे में नई बात कहना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं, तो आप उनको अपने फर्दर ग्राउंड्स के बारे में बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं मेंशन करता चलूं कि इसका आपको फ़ायदा क्या मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपने एप्लीकेशन की, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई, उसके बाद आपने कोई फ्रेश क्लेम डाला, कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशन डाली या रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट डाली और वो काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब अगर उस केस को दोबारा से देखा जाता है होम ऑफिस की तरफ से और वो उसको दोबारा देखते हैं कि इस केस का हमने फ़ैसला कैसे करना है, तो वहाँ पर आपको ये RED फॉर्म भेजा जाता है। अब ये RED फॉर्म का फ़ायदा क्या है? मैं इसको समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। वो इसलिए कि बजाय इससे कि आप नई एप्लीकेशन करें जिसमें आपको होम ऑफिस की फ़ीस भी जमा करानी पड़ती है, आपको NHS का सरचार्ज भी जमा कराना पड़ता है, वो सब कुछ करने के बजाय अगर आपको RED फॉर्म आ जाता है तो आप अपना पूरा केस एक नई एप्लीकेशन की तरह यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बहुत कामयाबी मिली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए जिनके केसेस रिफ्यूज़ होते हैं और उनके हम कोई ना कोई और एप्लीकेशंस डालते रहते हैं जो कि काफ़ी देर पड़ी रहती हैं, और उनको अगर ये RED फॉर्म आता है तो हम वहाँ पे उनके लिए बिल्कुल एक नए तरीके से, एक नए सिरे से केस को तैयार करते हैं। सारा एविडेंस दोबारा लगाते हैं, अप टू डेट एविडेंस लगाते हैं, अप टू डेट केस लॉ लगाते हैं, जो सारे नए कानून की चीज़ें आती हैं वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन किया जाता है। और उसके बाद ये आप स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स जमा कराते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो 2-4 पैराग्राफ्स लिख के भेज देते हैं, 2-4 लाइनें लिख के भेज देते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, ये होगा वो होगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको ये स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स लिखने का मौका मिलता है तो आप यूँ सोचें कि आपको एक नया केस रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है होम ऑफिस की फ़ीस दिए बगैर। इस तरह से आपको पूरा एक तो मौका भी मिल गया कि आप अपने केस को प्रेजेंट कर सकें, और दूसरा ये कि आपको होम ऑफिस की फ़ीसें दोबारा जमा नहीं करानी पड़ती, और इसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। हमारे कई केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल ग्राउंड्स बनाए और सबमिट कराया नए एविडेंस के साथ, और उनको वहाँ पे स्टेटस मिला है। सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी RED फॉर्म्स आते हैं तो आप फौरी तौर पे उसकी प्रॉपर तैयारी करके उसको सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए। उसके अंदर अपना तमाम केस के बारे में बताइए, अपने एविडेंस लगाइए, अपने जो केस लॉ लगाना है, जो सारा कुछ आपके वकील की तरफ से होना है, सारा कुछ जो आपका काम नहीं होता वो सारा कुछ आप उधर से ज़रूर कराइए, क्योंकि उसमें आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा मैंने सोचा था कि आज मैं कोई और बात नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम नहीं कर सका था, तो मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है अब सीधा हम फ़ोन कॉल की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बुखारी साहब? बस जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत ठीक ठाक जी, बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब आपसे ये पूछ रहा था कि कोई आदमी यहाँ से मतलब लीगली मतलब अपना पासपोर्ट ओरिजिनल भले वो इंडिया से हो, वो अगर जा रहा है वापस इंडिया चला जाए और वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसका कोई फिंगरप्रिंट्स भी ना हुआ हो, ना कोई ऐसा साइन, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड, सब कुछ क्लीन हो, और वो चला जाए। वैसे वो कुछ अर्सा पहले आया था मतलब विद वीजे पे तो रहा, लेकिन फिर स्लिप कर गया यही, लेकिन फिर गया बड़े आराम से, कोई किसी ग्रिप में नहीं आया। पूछना ये है कि अगर अब उसने वापस आना हो तो यहाँ उसको दुश्वारी होगी?
और बताइए। यही बस यही पूछना आपने। देखिए हाँ, सर, आपकी जब एंट्री होती है यूके में, आप जिस भी वीज़ा के ऊपर एंट्री करते हैं वो वीज़ा आपका सिस्टम के अंदर आ जाता है। सिस्टम के अंदर आपकी एक तरह से अटेंडेंस लग जाती है कि जी आपने फलानी डेट को यहाँ पे एंट्री की। अब वो आपके पासपोर्ट के अंदर भी उसकी स्टैंप लगी होती है जिससे पता चलता है कि कब आपकी एंट्री हुई है। अब अगर आप यहाँ पर आके ओवरस्टे हो गए, ओवरस्टे होकर लेट्स से आपने 2 साल गुजार लिए यहाँ पे, वो 2 साल गुजारने के बाद अब आपने सोचा कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का, अब मैं वापस चला जाता हूँ अपनी कंट्री। आपको कहीं रोका नहीं गया, आपके कहीं पे फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए, आपको कहीं डिटेन नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। आप आए, आप ओवरस्टे हो गए, खामोशी से रहते रहे, बगैर पकड़े गए, आपने वापस जाने का फैसला किया, आपने अपना टिकट कराया, पासपोर्ट आपके पास वैलिड है, आप गए यहाँ से, जाते हुए किसी ने आपको चेक नहीं किया, आप वापस चले गए। अब जब आप दोबारा आते हैं यहाँ पर, आना चाहते हैं, पहली बात तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास वीज़ा होता तो फिर आप ओवरस्टे ना हुए होते यहाँ पे। अब आप जब दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि आप कब आए और आप कब गए। अब अगर आप वहाँ पे नहीं बताते कि आप ओवरस्टे हुए और आप यहाँ पे रहते रहे, तो आपके पासपोर्ट से पता चल जाता है, क्योंकि जब आप वापस जाते हैं तो जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहाँ पे तो आपके पासपोर्ट की एंट्री लगेगी। सो आपकी एंट्री यूके की लगी हुई है, यहाँ से एग्जिट कोई नहीं लगा आपका, लेकिन वापस जहाँ कहीं पे भी आप गए वहाँ की आपकी जब एंट्री लग जाती है तो उससे पता चल जाता है कि आप कितनी देर यहाँ पर रहे हैं। और क्योंकि अगर आप की वो एंट्री ना होती, कहीं और आप गए होते, तो वहाँ की एंट्री लगी होती। सो इसलिए पता चल जाता कि आप यूके से ओवरस्टे होकर ही वापस गए हैं, जिसमें कि आगे से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये कि आपको कम से कम 1 साल के लिए इंतज़ार करना होगा। वो 1 साल के बाद आप अप्लाई कीजिए अपने वीज़े के लिए, और उसमें आप बताइए कि मैं पहले गया था, मैं ओवरस्टे हो गया, लेकिन मैं अपने आप खुद वापस वॉलंटरली अपने खर्चे पे आया, मैंने कहीं पे किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी, ना मुझे होम ऑफिस ने निकाला, और वापस आके 1 साल का बैन भी काटा मैंने, और अब मैं नई एप्लीकेशन कर रहा हूँ। उस सूरत में मुझे नहीं लगता कि आपको विजिट वीज़ा आराम से मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर इमिग्रेशन कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करते हैं और आप उसके अंदर आना चाहते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मुश्किल होनी चाहिए। और अगर कोई मुश्किल होती है तो आप उसको ऑफकोर्स चैलेंज कर सकते हैं, बिकॉज जब 1 साल काटने के बाद आप नई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपने अपनी सज़ा काट ली, आपने ओवरस्टे होने का 1 साल काट लिया। उसके बाद अब आप इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक क्वालिफाई करते हुए नई एप्लीकेशन के तहत आ रहे हैं। सो अगर आप उस एप्लीकेशन के तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो फिर आपको रोकना गलत है। यहाँ पे अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि जी जाते हुए मेरा कोई स्टैंप तो हुआ नहीं था यहाँ से, मुझे कुछ उनके पास एविडेंस तो है नहीं, उनको क्या पता मैं कब गया था। कई लोग जाके वो पुरानी स्टैंप्स लगवाने की कोशिश करते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं। प्लीज़ वो मत कीजिएगा, क्योंकि उस तरह की चीज़ें सारी की सारी आपकी पकड़ी जाती हैं और ना ही उनके अंदर कोई आपको फ़ायदा मिलेगा, और उल्टा आपके ऊपर एक फ्रॉड भी लग जाएगा। दूसरी चीज़ अक्सर लोग ये करते हैं कि जी वहाँ वापस जाके कहते हैं जी मैं पकड़ा तो गया नहीं था, कुछ नहीं हुआ, स्टैंप मेरी कोई और लगी हुई है, जो कुछ भी है, मैं अब नई एप्लीकेशन करूँगा, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है कि मैं ओवरस्टे हुआ था। जब आप डालेंगे उसको सिस्टम के अंदर, आपकी एप्लीकेशन जाएगी, उन्होंने आपका पुराना रिकॉर्ड निकालना है, उन्होंने आपके पासपोर्ट से चेक करना है कि आपकी एग्जिट कब हुआ। आप क्योंकि अगर आपकी वहाँ से यूके से निकलते हुए एग्जिट नहीं भी हुआ, जिस कंट्री में आपकी एंट्री हो रही है वहाँ पे आपकी एंट्री साबित कर देती कि आप यूके से कब गए हैं। सो उस सूरत में भी उनको पता चल जाएगा। अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर डिसेप्शन लग जाएगी। पैराग्राफ 320 या 321 का रिफ्यूज़ल लगेगा, जो ये कहेगा कि आपने एक इंफॉर्मेशन उनसे छुपाने की कोशिश की और उसकी बेसिस पे आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो अगले 10 साल तक आपको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़ायदा होगा। सो सिंपल बात क्या है, अगर आप ओवरस्टे हो गए, आप अपनी मर्जी से वापस जाते हैं, 1 साल का आपके ऊपर बैन है, सब कुछ सही सही बता के फिर नई एप्लीकेशन कीजिए। और जिस नई एप्लीकेशन के तहत आप आना चाह रहे हैं उसके अगर पॉइंट्स में आप क्वालिफाई करते हैं या उसके आप रूल्स के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम है इमरान सरफराज। जी इमरान साहब। जी हाँ, मैंने ये 2 आपसे सवाल पूछने थे। जी जी, एक तो ये कि मेरा जो है ना 2010 में लगा था ये वीज़ा। कौन सा? तो उन लोगों ने 3 साल का 2010 में डिस्क्रिप्शन लीव आपकी 3 साल की लगी थी? जी हाँ, 2010 में मिली थी। फिर उसके बाद 3 साल के बाद 2013 में जो पूरे हो गए थे 3 साल, फिर दोबारा मैंने अप्लाई किया। तो मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे दोबारा 3 साल का ही दिया। जी ठीक है, क्योंकि मेरे सोलिसिटर ने बताया था कि 3 साल का ही देंगे वो, लेकिन फिर भी इनकेस आप अप्लाई कर सकते हो, चांस ले सकते हो, लेकिन फिर 3 साल का ही दिया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो दिया था उस पर लिखा था कि आप 6 साल के बाद जो है ना लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब 3 साल बाद मुझे वो एक्सटेंशन जो हुई उसमें भी यही लिखा था कि आप अब 6 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं उसको, जब मेरे 6 साल अब ये अगले साल इस नेक्स्ट ईयर में पूरे हो रहे हैं,
तो मैं उसको लीव टू रिमेन इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। लेकिन एक अभी जो नया रूल है उसमें सुना है जो 2.5 ईयर का वीजा देते हैं 2012 के बाद से, तो वो 10 साल का उन्होंने पीरियड रखा है कि आप 10 साल तक जो है ना ये आप जी बिल्कुल सही है। हाँ, आपका उसके साथ क्या ताल्लुक है सर? मुझे ये पूछना है कि वो मेरा भी 10 साल के बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा या अभी 6 साल के बाद अप्लाई करना पड़ेगा? चले मैं आपको बताता हूँ सरफराज साहब, देखिए आपको डिस्क्रेशनरी लीव जब दी गई थी उस वक्त का कानून ये था कि आप अगर 6 साल डिस्क्रेशनरी लीव के ऊपर अप्लाई करके गुजार लेते हैं तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं 6 साल के बाद। आप उसी कानून के तहत चल रहे हैं। 2010 लेट से आपको मार्च 2010 में आपको उन्होंने 3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव दी। अब मार्च 2016 में आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए। वो जो 2.5 साल वाली लीव है वो उन लोगों के लिए है जिनको शुरू से ही 2.5 साल की लीव दी जाती है, क्योंकि उनको वो 10 ईयर रूट टू सेटलमेंट पर डाला जाता है। आपके लिए वो चीज़ नहीं है, ना ही आपको उसको सोचने की ज़रूरत है। ये उस तरह की बात ही है कि आप कहें कि अच्छा जी वो 2.5 साल वाली चीज़ है, वो अब डिस्क्रेशनरी लीव 10 साल के बाद इंडेफिनिट लीव मिलती है जाके। सो क्या कोई शादी वाली केस भी आपके ऊपर अप्लाई होगा या कोई वर्क परमिट वाली चीज़ भी आप पे अप्लाई होगी? नहीं, क्योंकि उसका आपके साथ कोई रेलेवेंस नहीं है। उसी तरह डिस्क्रेशनरी लीव की ये बात याद रखिए, जब आपको डिस्क्रेशनरी लीव मिली उस वक्त डिस्क्रेशनरी लीव 3 साल की दी जाती थी और 6 साल के बाद इंडेफिनिट। सो आप उसी कानून के तहत चलते आ रहे हैं और अब जब आपके 6 साल कंप्लीट होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पहले 3 साल कंप्लीट हुए तो और आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, वो एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल गलत थी, बिकॉज उसके अंदर आपको मिल ही नहीं सकता था इंडेफिनिट। आपको इंडेफिनिट सिर्फ डिस्क्रेशनरी लीव के बाद 6 साल के बाद मिल सकता था, और जिन लोगों को 2.5 साल की लीव मिलती है वो सिर्फ 10 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए, 6 साल के बाद नहीं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। हेलो जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, मेरा सवाल यह है कि मैंने 2012 जनवरी में शादी की थी। मेरी वाइफ पोलिश है और मेरा एक बेटा भी है। ठीक सर, शुरू में तो मुझे पता नहीं था, तो मेरी वाइफ ने जो तकरीबन 9 महीने की ट्रीटी राइट्स थे वो उसके एक्टिव नहीं थे, तो मुझे वीजा मिल गया था। उससे पहले वो जॉब कर रही थी। ठीक, तो अभी मेरा वीजा अभी रिन्यूअल के लिए जाएगा 2017 जुलाई अगस्त में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं PR अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मुझे दोबारा EA2 के लिए भेजना पड़ेगा? आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें? सर, आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि जब आपने PR के लिए अप्लाई करना है उस वक्त आपको ये चीज प्रूव करनी है कि उस डेट से पिछले 5 साल आपकी वाइफ जो यूरोपियन नेशनल हैं वो थ्रू आउट अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती रही। अगर उन्होंने सिर्फ शुरू में 9-10 महीने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज किए, उसके बाद आपसे शादी हो गई, उसके बाद फिर आपका स्टेटस भी हो गया, अब बच्चा भी हो गया, अब वो आराम से घर बैठी रिलैक्स करती हैं और आप जाके काम करते हैं, तो उसके अंदर आपको PR नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारा कुछ जो आपका चल रहा है ये चल रहा है आपकी वाइफ की बेस पे। वो एक पोलिश नेशनल है जो कि उनको यूरोपियन नेशनलिटी दिलवाता है। यूरोपियन नेशनल होने की हैसियत से अगर वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, यानी वो काम कर रही हैं, पार्ट टाइम कर रही हैं, फुल टाइम कर रही हैं, एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कुछ भी है वो चीज़ है, या वो स्टूडेंट हैं अपनी इंश्योरेंस के साथ वो पढ़ाई करती रही हैं, या वो उनके कोई अपने इंडिपेंडेंट मीन्स हैं जिसके ऊपर वो चलती रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती हैं। आपने जब PR के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये प्रूव करना है कि पिछले 5 साल वो कंटिन्यूसली अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करती रही। अगर कहीं पे बड़ी गैप आया हुआ है बीच में, कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर आपको ये देखना है कि जब आपका PR का टाइम आता है, जब आपके वो जो वीज़ा लगा हुआ है जब वो ख़त्म होने वाला है, तो आपको EEA के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी वाइफ को फिर ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने जिसकी बेस पे आपको स्टेटस मिल सकता है। उसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा सर। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि उनके काम करने के साथ ही या उनके ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने के साथ ही आपका राइट चलता है। अगर वो नहीं कर रही हैं तो आपका राइट भी खत्म हो चुका हुआ है, उसमें आपको कुछ नहीं मिल सकता। प्लीज़ इसको क्लियरली समझ लीजिएगा, अदरवाइज आप 2017 तक इंतजार करते रहेंगे और फिर मिलेगा कुछ भी नहीं आपको। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, अब हमारी एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, वापस आते हैं, फिर अपना सिलसिला जारी रखेंगे सवाल जवाब का। थोड़ी सी देर में अभी दोबारा मिलते हैं।